हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आजकल कमेंट में एक ही क्वेश्चन बार बार घूम रहा है कि मैम हमारे जाने के बाद हमारे ऑटिस्टिक बच्चे को कौन संभालेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। और आप लोग खुद मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने अपने बच्चे के लिए क्या सोचा है, अगर वो फ्यूचर में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है तो आपने क्या सोचा है कि आपके जाने के बाद आपके बच्चे को कौन संभालेगा। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाइस, वो ऐसा मत समझना कि वो एडवाइस सिर्फ आपको दी जा रही है। वो सोच हमारी भी है, हमने भी सेम अपने बच्चे के लिए वही सोच के रखा है, सेम रिसर्च मैंने अपने बच्चे के लिए की है। तो ऐसा मत समझना कि जो कुछ भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ वो सिर्फ आपके लिए और वो मेरे लिए लागू नहीं होता है, या हमने अपने लिए वो चीज़ें नहीं सोची हैं। क्योंकि आपको पता है अर्नब अभी भी 12 ईयर्स की एज में उसका नीड बेस्ड लैंग्वेज है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना अभी उसके लिए इजी होता है, कोई भी थर्ड पर्सन उससे काम करवा सकता है। मे बी फ्यूचर में वो कुछ अर्निंग कर सके या सिंगिंग में अपना प्रोफेशन बना सके, उसमें अर्निंग कर सके। लेकिन आपको पता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का भी उसमें प्रॉब्लम है, तो कोग्निटिव लेवल उसका भी पुअर है, एकेडमिक भी अभी इतना अच्छा नहीं है उसका। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हम लोगों को भी बहुत कम लगती है। हम लोगों को भी इस चीज़ की टेंशन होती है कि पता नहीं वो फ्यूचर में इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को कैरी ऑन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो डेफिनेटली हमारे दिमाग में भी ये चीज़ें आती हैं कि हम लोगों को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, इस चीज़ की प्रेपरेशन पहले से करके रखनी पड़ेगी कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे को कौन देखेगा। डेफिनेटली हम अपने बच्चे को यूं ही नहीं छोड़ सकते कि हाँ कोई भी प्रेपरेशन नहीं करेंगे। कुछ तो हम लोग ऐसा सेफ्टी रखेंगे जिससे हम लोगों को तसल्ली रहे कि हमारे जाने के बाद हाँ हमारा बच्चा जो है वो सेफ जगह पे है। तो इस वीडियो में मैं मेनली 2 टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। एक तो ये कि क्या ऑप्शंस हो सकती हैं इस डायरेक्शन में कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे को कौन संभालेगा, और दूसरा टॉपिक जो यूडीआईडी कार्ड में मैंने हेल्थ का आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के अंतर्गत इन बच्चों को हेल्थ की फैसिलिटी होती है, ट्रैवलिंग की फैसिलिटीज़ होती हैं, और भी जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको मुझे फिर से डिस्कस करना है। क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि जब पैसा क्लेम करने के लिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जो भी थेरेपी का बिल है या मेडिकल का बिल है, तो उन लोगों को पैसा, जो पेरेंट्स को पैसा है वो नहीं मिल रहा है। यानी कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिनाई कर रही हैं और वो ये बोल रही हैं कि 18 साल के बाद ही सब मिलता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगेन मैंने एक ट्रस्टेड सोर्स से ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर से निकाली है और मैं फिर से आपको सारी चीज़ों को कंफर्म करूंगी, कैसे क्या करना है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक मैं ये पकड़ूंगी कि क्या ऑप्शंस हैं हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे को हम लोग एक सेफ जोन में कैसे रख सकते हैं। इसके लिए सबसे जो मेन पहला जो रास्ता हमारे दिमाग में आया था वो पहले भी यही था और आज भी यही है गाइस, कि हम किसी ना किसी को लीगल गार्डियन अपॉइंट कर देंगे अपने बच्चे के लिए। लीगल गार्डियनशिप की बात आती है तो आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं। तो उसमें पहला तो पेरेंट खुद ही होता है, यानी कि जब तक आप हैं तब तक आप अपने बच्चे की केयर करेंगे। और दूसरा होता है रिलेटिव या सिबलिंग। तो काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि किसी के रिलेटिव इतने ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, या फिर ये चीज़ें जाके फ्यूचर में ही पता चलेंगी कि हम किसी रिलेटिव पर क्या इतना बिलीव कर पाएंगे कि वो हमारे बच्चे को देख सकता है, हमारे जाने के बाद उसको हेल्प करेगा या नहीं करेगा। ये चीज़ भी आपकी फ्यूचर में ही डिसाइड होगी। सिबलिंग हमारे बच्चे का तो है नहीं, हमारा बच्चा तो अकेला है। तो इसके अलावा अगर ये दोनों ही ऑप्शन अगर हमारे लिए फिट नहीं बैठती हैं तो थर्ड ऑप्शन एक और है आपके पास, और वो है नेशनल ट्रस्ट। मतलब उसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं कि जो भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, नेशनल ट्रस्ट के अंडर जो भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं गाइस, जो डिसेबल्ड जैसे बच्चे होते हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं जैसे, या फिर ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, या सेरेब्रल पल्सी वाले बच्चे होते हैं। तो इन बच्चों की वेलफेयर के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती हैं। तो कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, यानी कि कुछ नॉन गवर्नमेंट भी होती हैं और कुछ गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। तो
ऐसी सूरत में जब आपको किसी रिलेटिव के ऊपर भी भरोसा नहीं है और आपके बच्चे का कोई सिबलिंग भी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन के लिए आप जा सकते हैं, किसी भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को आप अपने बच्चे की लीगल गार्डियनशिप जो है वो दे सकते हैं। और गार्डियनशिप के लिए आप लोगों को प्रोसीड कैसे करना होता है, इसके लिए आपको नेशनल ट्रस्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करनी होती है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक लोकल लेवल कमेटी होती है, LLC जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि कलेक्टर यानी कि DC के द्वारा रन की जाती है। उसके थ्रू फिर वो डिसाइड करती है, वो सारा प्रोसेस रिव्यू करती है, वहाँ से सारा प्रोसेस होता है आगे का। तो वो तो आपको हर चीज़ जो है वो नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट के ऊपर पूरा पता चल जाएगा। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अभी जस्ट जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन को भी देखा, जैसे ऑटिज्म आश्रम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद में, जहाँ पे वो लाइफ लॉन्ग रेजिडेंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अगर ये जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके बच्चे की लीगल गार्डियनशिप अगर इनको दी जाती है, तो इसमें क्या होता है कि लाइफ लॉन्ग रेजिडेंशियल फैसिलिटी आपके बच्चे को मिलती है। ये पूरी तरह से आपके बच्चे की देखभाल करते हैं, मेडिकल जो भी मेडिकल है, हेल्थ इश्यूज हैं, एवरीथिंग लाइफ लॉन्ग ये आपके बच्चे को वहाँ पे टेक केयर करते हैं। मुझे ये चीज़ें बेटर इसलिए लगती हैं, हालांकि अंदर से सोचने में दुख होता है कि हमारा बच्चा किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, थोड़ा सा अंदर से नेगेटिविटी आती है, दुख होता है, लेकिन क्या करें गाइस, ऐसा तो इतना तो कम से कम तसल्ली आती है कि ऐसे ही हम अपने बच्चे को छोड़ के चले जाएं, इससे तो बेटर है कि कोई ना कोई सेफ प्लेस तो हो हमारे बच्चे के लिए। तो ये चीज़ें हमने खुद के लिए भी सोची हैं गाइस। तो आपके पास दो ऑप्शन है मेनली, या तो आप रिलेटिव को लीगल गार्डियन बना सकते हैं या फिर किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको नेशनल ट्रस्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको विजिट करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाती है गाइस। और अगर आपको नेशनल ट्रस्ट के अंदर जो भी लीगल गार्डियनशिप का प्रोसेस ये सब करना है, तो इसके लिए आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और UDID कार्ड होना ही चाहिए। और जो वेबसाइट है वो है www.thenationaltrust.gov.in। इसके ऊपर यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूंगी, ये वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं एक एग्जांपल की बात करूँ तो एक दिन मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ डिस्कस किया था कि उनके एरिया में कोई ऐसा पेरेंट है, तो वो दोनों पेरेंट्स ही डॉक्टर थे, तो अभी उनकी एज हो चुकी है और उनका भी सीवियर ऑटिस्टिक बच्चा था। तो एंड में उन्होंने क्या किया, जब उनकी एज हो गई, वो थोड़ा एज्ड पर्सन हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि उनके एरिया में जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे अपने बच्चे को रख दिया। सारी जो भी प्रॉपर्टी थी उनकी, क्योंकि दोनों ही डॉक्टर थे, तो प्रॉपर्टी वगैरह जो भी उनका था वो सब उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दिया और वहीं पे अपने बच्चे को रख दिया। मतलब अपने जब तक अभी वो मतलब जिंदा हैं, अभी वो प्रेजेंट हैं, लेकिन अपने होते हुए ही उन्होंने वो डिसीजन ले लिया। ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद उन्होंने ऐसा किया, वो अभी भी हैं, लेकिन अपने बच्चे को उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है और वहीं पास में एक रूम रेंट पे लेके वो वहाँ पे रहते हैं, ताकि वो देख सकें अपने होते हुए कि हमारे बच्चे को ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे बच्चे को कैसे हैंडल कर रही है। मुझे लगता है यही डिसीजन सबसे बेस्ट है। मुझे लगता ही नहीं है कि इसके अलावा कोई और डिसीजन हो सकता है, कोई और ऑप्शन हो सकती है गाइस। तो अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो ज़रूर आप कमेंट में मेंशन कीजिए। हमारे हिसाब से तो यही ऑप्शन जो है वो बेस्ट होगी। अगर अर्नब इंडिपेंडेंट नहीं होता है तो मुझे लगता है हम जो थर्ड ऑप्शन है उसके लिए हम लोग जाएंगे, वो हम लोगों को बेटर लगता है। तो ये हमारा एक पर्सनल डिसीजन है, इसको आप इस तरह से मत लीजिए। कोई भी नेगेटिव कमेंट मुझे इस वीडियो में नहीं चाहिए गाइस। जो भी मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया है वो सीरियसली सिंपली वो हमारे लिए भी लागू होता है। हम लोगों ने भी सेम ही सोचा है अपने बच्चे के लिए, जो हमने सोचा है वही हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे भी नहीं लगता कि इससे बेटर कुछ ऑप्शन हो सकती है। और अगर कुछ ऑप्शंस हैं तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि वो हमें भी हेल्प करेगा और बाकी पेरेंट्स को भी हेल्प करेगा। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर गाइस। अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपने बच्चे का आपने बनाया है, UDID कार्ड बनाया है, तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं।
तो इसके अंदर जो आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए गाइस इस चीज़ को, क्योंकि बार बार वहाँ पे सेम ही कमेंट आ रहा है और मैंने पता नहीं कितनी बार वहाँ पे सेम ही आंसर कर दिया है। दैट्स वाई मैंने सोचा है कि यहाँ पे मैं इन चीज़ों को इंक्लूड करूँगी। कल को अगर कोई आपका रिलेटिव भी आपके बच्चे का लीगल गार्डियन बनता है तो वो भी इन फैसिलिटीज़ को आपके बच्चे के लिए अवेल करवा सकता है, क्लेम कर सकता है सब कुछ। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। 5 तरह की फैसिलिटीज़ इसमें दिखाई गई हैं। हेल्थ सपोर्ट, इनकम टैक्स रिबेट जो कि मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, ट्रैवल कंसेशन, एजुकेशनल सपोर्ट, लीगल गार्डियनशिप। इसके अंतर्गत जो है वो लीगल गार्डियनशिप भी जो है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तभी वो चीज़ जो है वो आपको अवेल होती है। तो इसमें जो हेल्थ सपोर्ट है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ये मेरे पास सर्कुलर है, हो सके तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आपको लगाऊंगी। और ये उम्मीद NGO से ट्रस्टेड सोर्स है गाइस, वहाँ से मुझे मिला हुआ है, बिल्कुल कन्फर्म्ड ये इन्फॉर्मेशन है। मैं यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दूंगी कि जो पेंशन है वो कब लगती है, कैसे लगेगी, वो भी मैंने उनसे पूछा हुआ है। सो हेल्थ सपोर्ट में मेनली जो निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसके अंतर्गत आप लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे थेरेपीज के बारे में, ऑनगोइंग थेरेपीज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनगोइंग थेरेपीज लाइक फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, और इसके लिए 20,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये ओवरऑल आपको जो रिम्बर्समेंट मिलती है वो एक साल में 1 लाख की मिलती है। और उस 1 लाख में आपको क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें से थेरेपी के लिए आपको मैक्सिमम 20,000 मिल सकते हैं। जो भी आप OT करवा रहे हैं, स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं, तो क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे 20,000 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आप मेरे को इस चीज़ का जवाब दो कि जब आप ऑफिस में किसी भी अथॉरिटी में जा रहे हो, वहाँ पे वो लोग डिनाई कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये जो थेरेपीज़ हैं ये तो अर्ली इंटरवेंशन के लिए हैं, यानी कि अर्ली एज में ही होने वाली हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो थेरेपी 2, 3 साल, 4 साल में हो रही है उसका खर्चा 18 साल के बाद लेगा क्या? तो ये चीज़ तो किसी भी, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। वो लोग अगर डिनाई कर रहे हैं गाइस, सीधी सी बात है, अगर आप लोग वहाँ पे बिल्स लेके जा रहे हो और वो लोग अगर डिनाई कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, समझदार हैं, आपको पता चल गया होगा कि वो क्यों डिनाई करते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन, ये चीज़ मैंने कंफर्म की है उम्मीद NGO से, उन्होंने भी यही बोला है कि 18 ईयर से पहले ही बच्चे को पेंशन भी लगती है। और पेंशन के लिए आपको उन्होंने बोला है कि तहसीलदार के ऑफिस में जाना होता है, क्योंकि उनके थ्रू भी उम्मीद NGO के थ्रू भी काफ़ी सारे पेरेंट्स इन फैसिलिटीज़ को अवेल करवाते हैं, तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस है इस डायरेक्शन में। तो उन्होंने मुझे कहा है कि मेंशन करूं कि तहसीलदार के ऑफिस में जाना है आपको पेंशन के लिए, और 18 साल से पहले ही ये पेंशन लग जाती है। और ये जितने भी बेनिफिट हैं 18 साल से पहले ही मिलने वाले हैं। तो जो भी अथॉरिटी है, आपकी जो मेडिकल अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट की, गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो नियर बाई एरिया में आपकी जो मेडिकल अथॉरिटी है वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। अगर वहाँ पे जाके वो लोग डिनाई करते हैं तो फिर आपको कलेक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन देनी चाहिए। और जब भी आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो गूगल में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के अंदर ये सब चीज़ें क्लियरली लिखी हुई हैं, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रिंट करके एप्लीकेशन के साथ अटैच कीजिए, फिर देखिए वो कैसे डिनाई कर सकते हैं। तो एक पर्सन ने वहाँ पे लिखा हुआ था UDID कार्ड वाले वीडियो में कि मैं झूठ बोल रही हूँ व्यूज पाने के लिए, ऐसा बोल रही है। यार झूठ बोलने की क्या बात है, सब कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट में मेंशन किया हुआ है। बट आपको पता ही है, आपको अगर अपने राइट्स को इंश्योर करना है तो समटाइम्स आपको थोड़ा सा फाइट करनी पड़ती है। अगर आपको वहाँ पे डिनाई हो रहा है तो आप हायर अथॉरिटी में जाइए, आप कलेक्टर के पास जाइए या RTI डालिए। आप काफ़ी सारी ऐसी जो हैं वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ये चीज़ें, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है गाइस, 18 साल से पहले ही ये सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली हैं। और इसमें सब कुछ दिया गया है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, जो भी सर्जिकल अगर कुछ होता है ऐसा, ये सब इसमें दिया गया है। इसमें आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हॉस्पिटलाइजेशन फॉर सर्जरी, इसके लिए 40,000 है। नॉन सर्जिकल हॉस्पिटलाइजेशन, ओवरनाइट हॉस्पिटल 15,000 इसके लिए है। OPD ट्रीटमेंट अगर होता है तो 15,000 इसके लिए है। डेंटल सर्विस के लिए 4,000 है। ऑनगोइंग थेरेपीज के लिए 20,000 है। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के लिए यहाँ पे 4,000 है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर कैब्स, टैक्सी, बसेस, ट्रेन्स 2,000। तो ये सारे खर्चे यहाँ पे मेंशन किए हैं और एट द मैक्स आपको एक साल में 1 लाख तक मिल सकता है इसका।
सो ये तो हो गया स्कीम की बात, हेल्थ जो आपको मिलता है। और बिल्कुल भी डाउट मत रखिए, अगर वहाँ पे जाके अगर आपको कोई मेडिकल अथॉरिटी में कोई ऑफिसर आपको डिनाई करता है तो नेक्स्ट अथॉरिटी के पास जाइए, कलेक्टर के पास जाइए, कलेक्टर के पास जाके आप एप्लीकेशन दीजिए और वहाँ पे आप पूछिए। यूट्यूब ऐसा मत बोलिए वहाँ पे जाके कि हमने यूट्यूब पे देखा है, तो उनके लिए बोलने की बात हो जाती है कि हाँ यूट्यूब पे तो चलता रहता है, हम लोग यूट्यूब पे बिलीव नहीं करेंगे। तो आप गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट निकालो, गूगल के ऊपर सब चीज़ें क्लियर हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स में आप जाएंगे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पे पूरे सब कुछ मेंशन्स है, वहाँ से आप जाके प्रिंट करके आप कलेक्टर के पास दीजिए। फिर देखिए कैसे ये चीज़ें नहीं मिलती हैं आप लोगों को, कैसे ये बेनिफिट आपको नहीं मिलते हैं। और आप आते हैं ट्रैवलिंग में आपको कैसे बेनिफिट मिलता है इसका, तो ये भी स्क्रीनशॉट आपको साइड में दिख रहा होगा, रेलवे कंसेशन चार्ट। तो इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आप यहाँ से चार्ट से सब कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन सी वेबसाइट से भरना है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। और कितना पैसा आपको मिल सकता है, जैसे 75% इन सेकेंड क्लास स्लीपर, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को अवेल हो जाती हैं। तो ये स्क्रीनशॉट भी आपको साइड में दिख रहा होगा। काफ़ी सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि ट्रैवलिंग का बेनिफिट हम लोग कैसे लेंगे, क्या प्रोसीजर है, तो इस चार्ट में ये सारा प्रोसीजर है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद है एजुकेशनल सपोर्ट, तो इसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो पॉज करके आप देख लीजिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इसमें, तो उनको भी आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट में ना सारा प्रोसेस दिया गया है, यहाँ पे वेबसाइट दिए गए हैं, लिंक दिए गए हैं, तो ये चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो स्क्रीनशॉट है वो है लीगल गार्डियनशिप का, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, तो वो भी इसके अंदर आता है, तो इसको भी आप यहाँ से पूरा रीड कर सकते हैं। और गाइज सबसे मेन बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को जो उम्मीद NGO है उसको आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसका भी एक मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि जो उम्मीद NGO है ये सारी प्रॉब्लम से डील करती है, जो भी गार्डियनशिप है या फिर थेरेपीज़ हैं या गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे बच्चों के लिए, तो इन सब प्रॉब्लम से डील करते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं तो वो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं और वो लोग भी आप लोगों को हेल्प करेंगे। इनफैक्ट उनके जो ऑनलाइन प्रोग्राम भी होते हैं इन स्कीम्स के ऊपर, जिनमें वो अवेयर करते हैं इन सारी स्कीम्स के लिए। अभी कुछ दिनों के बाद फिर से एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं उसका लिंक प्रोवाइड करूं कम्युनिटी पोस्ट में, तो वहां से भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो इस वेबसाइट को भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा, जो भी NGO का वेबसाइट रहेगा तो उसको भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा, तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्योंकि ये जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान है हेल्प करने में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे जो ज़्यादा ट्रस्ट वाली कोई संस्था होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ से मैं ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकती थी। क्योंकि जब भी मैं गूगल पे जा रही हूँ या कुछ भी जा रही हूँ तो चीज़ें इतनी ईजिली समझ में नहीं आती हैं वहाँ पे, तो इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है। और ये हेल्प इन्होंने इसलिए की है कि ताकि सब पेरेंट्स को जो है वो हेल्प हो सके इंक्लूडिंग मी। इसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो अगेन मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगी कि जब भी मैं उनको अप्रोच करती हूँ किसी इन्फॉर्मेशन के लिए तो वो लोग डिनाई नहीं करते हैं और मुझे कुछ ना कुछ सर्कुलर या इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। तो अगेन थैंक्स टू उम्मीद NGO, और आप भी इनसे जुड़ सकते हैं, जो भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा गाइज। और कोई ऑप्शंस हैं तो आप लोग कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, या कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी उनको कि इस वीडियो के कमेंट्स में अगर कोई क्वेरीज आती हैं इन सब चीज़ों के रिलेटेड तो वो लोग आंसर करें, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी वहाँ पे। तो कमेंट में आप क्वेरीज को ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जब भी आप रिम्बर्समेंट के लिए जा रहे हो, थेरेपी की जो भी कॉस्ट है या कुछ भी बिल्स को रिम्बर्स कर रहे हो, तो ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट में। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी, वो लोग ज़रूर रिप्लाई करेंगे गाइस, और मैं भी ट्राई करूँगी आप लोगों की हेल्प करने की। इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ज़रूर इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मत घबराइए गाइस, हम लोग भी आप लोगों के ही साथ हैं, सेम ही बोट में, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। जो सोल्यूशन हम लोगों को मिल रहे हैं वो सोल्यूशन हम लोग आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, और डेफिनेटली अगर आप लोगों को कुछ सोल्यूशन मिलते हैं तो आप हमें भी बताइए गाइस। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आज के टाइम में जीना चाहिए गाइस। आज अपने बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी लाइफ को भी आप इंजॉय करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये टाइम मुड़ के वापस नहीं आएगा गाइस। तो प्रेजेंट में रहना सीखिए,
फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचिए गाइस, प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए और अपने बच्चे को भी एंजॉय करने दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।